नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अब मैं जो वीडियो का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ, उसका संबंध लाल किताब के एडवांस स्टडीज़ के साथ होगा। मतलब अभी तक हम जो लाल किताब पढ़ते आए हैं और बहुत से लोगों के पास लाल किताब के बहुत अच्छे एडिशन्स मौजूद हैं, उर्दू के और हिंदी के। तो उसको सामने रख के मेरे इस वीडियो को आकलन करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने इतने वर्षों में जो पाया है। तो अभी तक मैं आपको लाल किताब के फंडामेंटल सिद्धांत के ऊपर आधारित चीज़ें बता रहा था। कुछ चीज़ें एडवांस भी बताई हुई हैं पहले, लेकिन अब ये सिलसिला मैं इस तरह से शुरू कर रहा हूँ कि ये एक किस्सा कहानी की तरह भी लग सकता है आपको। तो ये मेरा उस जो भाग है एडवांस स्टडी का, इसको आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ले सकते हैं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। तो और मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और जो अगला वीडियो आएगा और या अगले वीडियो जो आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, तो उसमें मैं एग्जाम्पल कुंडली के साथ ये बताऊंगा आपको ये किस प्रकार वर्कआउट करते हैं। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि हर जो व्यक्ति है वो पूर्व जन्म से एक अपना नसीब लेके आया होता है, जिसको हम खजाना बोल सकते हैं। कि किसी के खजाना इतना ज़्यादा होता है कि भरा पूरा है, ऊपर से बह रहा है। किसी का अप टू द मार्क है, किसी का कम है, और किसी का इतना कम है कि कुछ खर्च करे तो उसको हैंड टू माउथ की स्थिति हो जाती है। तो ये देखना है, और ये खजाना कैसा होता है और कहाँ होता है, ये समझने की बात है। तो इसके ऊपर हम बताएंगे कि 11वां घर बहुत ही इम्पोर्टेंट घर होता है। 11वां घर, ये 11वां घर जो है ये व्यक्ति के ये तिलिस्म है। मतलब आपने तिलिस्म का नाम सुना हो या नहीं सुना हो, सुना होगा ज़रूर, जिसमें खजाने गड़े होते थे, खजाने रखे होते थे, और उस तिलिस्म को पाने के लिए उसकी पर्टिकुलर चाबी होनी चाहिए थी। और वो चाबी जो है तो उसके रखवाले के रूप में जो बोलते थे दारोगा, तिलिस्म का दारोगा जो होता था, उसके पास होती थी ये चाबी। तो ये इसी मैंने बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको लाल किताब को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको शायद ये नई तरह की थ्योरी सुनने में मज़ा भी आए, और कहानी कहानी में लाल किताब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो तिलिस्म है ये हर व्यक्ति के 11वें घर में होता है। और हम इस तरह से और समझ सकते हैं कि इसको तिलिस्म किस तरह से बोलते हैं। कि आपने तख्त हजारी का तो सुना ही होगा कि पहला घर है तख्त हजारी, ग्रेफल राजा कुंडली का, है ना। ये वाला जो है, इसे पूरा एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी ये है, पंक्तियां हैं इसमें। तो 11वां घर जो है ये पैर होता है तख्त का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पाए ना हो तो तख्त तो रह जाएगा। तो ये तख्त को संभालने वाले पाए, अर्थात ये खजाना है जो 11वें घर में है। और इसके चाबी की तलाश किस प्रकार की जाती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 11वें घर की थ्योरी समझते हैं। 11वें घर में जो शनि है अपनी अदालत लगाता है। शनि एक न्यायाधीश होता है जो व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसको सजा देता है या मजा देता है। तो 11वें घर में गुरु जो है वो कारक है। मतलब गुरु की बुद्धि निष्पक्षता लिए हुए शनि अपनी अदालत लगाता है। ये लाल किताब में है। मैं लाल किताब के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। वहाँ पे शनि की अदालत 11वें घर में लगी हुई है। और केतु जो है वो वकील सफाई है। और
राहु जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करता है, आरोप लगाने का काम करता है। केतु पूरे पिछले जन्मों का कर्मों का ब्यौरा वगैरह लेके आता है अपनी फाइल बना के अदालत में पेश करने के लिए, और वो इस प्रकार बनाता है कि उसका जो मुवक्किल है, मतलब जो जातक है, उसके पक्ष में बहुत सारी चीजें आ जाएं। अर्थात केतु हमेशा बैकडोर से आता है, केतु की एंट्री हमेशा पिछले दरवाजे से होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन या कुछ इस तरह के लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली काम करते हैं, एकदम से ऊपर उठते हैं, उनका केतु बहुत अच्छा होता है। जनरली केतु 11वें घर में सबसे अच्छा होता है, कहते हैं वो झंडे गाड़ता है। तो पॉलिटिशियन का केतु अच्छी स्थिति में अगर होगा तो ही वो पॉलिटिशियन राइज करता है। जैसे मान लें कि किसी पॉलिटिशियन का केतु चौथे घर में है, और चौथा घर जो अपना एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक का भी होता है, माता का तो नेटिव के लिए होता है, पब्लिक का मुंडन एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। तो चौथा घर केतु में अगर आया तो वो एक हद से ज़्यादा वो पॉपुलर हो ही नहीं सकता अपना पॉलिटिशियन जो है। तो मैं ये सब्जेक्ट से भटक नहीं रहा हूँ, मैं ये कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु केतु शनि और गुरु ये 11वें घर में क्या कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि 11वें घर में तिलिस्म की चाबी है, और इसका रखवाला कौन होता है? इसका रखवाला होता है जो 10वें घर का, जिसको हम लोग कहते हैं धोखे का घर है या धोखे का ग्रह है, अगर वही है तो वो उस तिलिस्म का दारोगा होता है। हालांकि वो 11वें से 12वां है। वो क्यों? कि वो दारोगा वो चाहता ही नहीं है कि ये तिलिस्म का जो खजाना है वो इसको मिले। हालांकि इसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन रहती है वो यही रहती है कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि जब तक वो रखवाला बना रहेगा उसको कुछ तो मिलता रहेगा। अब हम आते हैं 11वें घर का। 11वें घर में आपने पढ़ा होगा लाल किताब में कि 11वें घर में जो लिखा हुआ है कि 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा उसका वही फल होगा जो टेवे में शनि का है। मतलब शनि जिस स्थिति में टेवे में बैठा है वही फल 11वें घर के में जो आया है उस ग्रह का होगा। लेकिन ये फल वहां जाएगा असल में जहां पर गुरु बैठा है ना। तो गुरु बैठा है जिस घर में, अर्थात उसी घर में दारोगा ने तिलिस्म की चाबी रखी हुई है। अब आप देखिए, ये 10वें घर का जो धोखे का ग्रह है, जिसके लिए बोला जाता है कि ये धोखा देता है, ये धोखा कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। तो उसको भी तो एक छिपाने की जगह चाहिए, तो उसने गुरु के मार्फत उसको, उस चाबी को उस घर में छिपा दिया है जहां पे गुरु बैठा है। तो ये असर वहां जाएगा। अब हम देखेंगे कि गुरु की पोजीशन तो आपने जान ली कि यहाँ पे बैठा है गुरु। अब बाकी भी तो घर हैं जिनके आपने दरवाजे खोलने हैं। ये कैसे दरवाजे खुलेंगे और कौन से दरवाजे खुलेंगे? अब कैसे दरवाजे देखेंगे कि जिस जिस घर में गुरु की दृष्टि जाती है वो दरवाजे कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुरु 5वें घर में है, तो 5वें घर की 7वीं दृष्टि जो है वो कहाँ जाएगी? 11वें घर में जाएगी। और गुरु की 9वीं और 5वीं दृष्टि भी होती है, उन घरों में जाएगी जहाँ पर है। तो इन घरों पे भी कुछ ऐसी चाबियां रखी हैं, ये एक चाबी रखी है जिससे तिलिस्म में दाखिल होने के बाद कुछ और कमरों, जो तिलिस्म के अंदर जो और कमरे हैं, उनके दरवाजे आप खोल पाएंगे। मतलब तिलिस्म ऐसा है कि एक मेन डोर है, उसके अंदर गए तो कुछ खजाना मिला, और भी उसके अंदर कमरे हैं जिसको खोलना ज़रूरी है, तब आपको और खजाने दिखेंगे, हैं भी कि नहीं है।
तो जब आप, अब पांचवी दृष्टि गुरु की कौन सी हुई, आप गिन लीजिए, पांचवी से पांचवी, 5, 6, 7, 8, 9, नौवें घर में पड़ी, और नौवीं दृष्टि कहाँ गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 लगन में। तो ये दो जगह या 3 जगह, सातवीं दृष्टि है ना, 5, 9, 1। ये आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये एक कमरे हैं, रूम्स हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, और इन रूम्स को आपको एक एक करके देखना है, खोलना है। इनमें ताले लगे हुए हैं, कोई भी रूम खुला हुआ नहीं है। तो गुरु जो जहाँ पे आपने लोकेट किया है कि गुरु के पास इस घर में चाबी है, वहाँ से आपको जाना पड़ेगा सिस्टमेटिक ऑर्डर से। एकदम 7वीं या 9वीं दृष्टि पे नहीं जाएंगे, पहले 5 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे। और वहाँ आप जाके देखेंगे कि वहाँ भी ताले लगे हुए हैं, वो कोई चीज़ ओपन में नहीं है। तो ओपन में नहीं है, ताले लगे, तो आप उसके सामने खड़े रह के देखेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, कि मतलब दरवाजे के ऊपर अच्छी नक्काशी की हुई है, सोने चांदी के पत्थरे भी लगे हुए हैं। तो आपने ये मान लिया कि वाह वाह, ये घर तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये बाहर से इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो अंदर तो होगा ही। आपने उस घर को खोल के देखा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, कई बार हम लोग ग्रह की स्थिति जो पारंपरिक है या और कई तरीकों से ऊपरी स्थिति देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो बहुत शुभ है, राजयोग बना रहा है, और मालूम पड़ता जिंदगी भर वो राजयोग तो मिलता ही नहीं, दुर्भिक्ष योग जैसा दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने बाहर जो दरवाज़ा लगा हुआ है उसकी सिर्फ दरवाजे की क्वालिटी देखी कि उसमें नक्काशी है, सोने चांदी के पत्थरे जड़े हैं, और भी कई डेकोरेटिव चीज़ है। आपने खोल के तो देखा ही नहीं कि असलियत में क्या है। असलियत में आपको जब दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर धूल धक्कड़ तो नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको अच्छी, या उसके अंदर कोई चीज़ बुरी दिख रही है। तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेगी कि ये जो घर वाकई में जिसके आगे इतना अच्छा दरवाज़ा लगा हुआ है वो शुभ है कि नहीं है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहेंगे कि दरवाज़ा खोलने के बाद धूल धक्कड़ और उसके अंदर की चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना है। अरे साहब, एस्ट्रोलॉजी का यही तो लेना देना है। आप मान लीजिए कि आपने 5वें का दरवाज़ा खोला। अब 5वें का दरवाज़ा जब खोला तो उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिली, धूल धूसरित कमरा मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 5वां खाना उतना अच्छा नहीं है जितना आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है। उसका असेसमेंट करने के लिए 5वें घर में बैठे ग्रह को देखिए, उस ग्रह की जड़ में कौन सा ग्रह बैठा है, अच्छा या बुरा, उसका दुश्मन या दोस्त, ये देखिए। उसके बाद उस ग्रह के ऊपर, उस ग्रह की नहीं, उस ग्रह के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, और वो किस नेचर के हैं, ये डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर धूल धक्कड़ है, कचरा है, क्या है, ये साफ सुथरा है। अब मान लीजिए वो घर खाली है, कोई नहीं है, तो उसके मालिक को देख लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके तीनों जो दरवाजे हैं उसको खोल के और उसके अंदर का असेसमेंट करेंगे। ये मान के नहीं कि साहब ये शनि जो है 7वें घर में हो तो उच्च का हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अरे सर, उसके अंदर आप खोल के देखिए कि आपने शनि 7वें को तो देखा, दरवाजा बहुत अच्छा है, चमकदार है, सब कुछ है, अंदर क्या है? यही तो तिलिस्म की थ्योरी है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, खुदा ने, परवरदिगार ने, जो भी आप मानते हो, उन्होंने हर चीज को एक कोड करके भेजा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ लें किसी चीज को, तो फिर दुनिया बहुत आसान हो जाती। दुनिया में इतने दंगे फसाद लड़ाई झगड़े नहीं होते। आपको खोल के देखने पड़े होंगे कि तिलिस्म में है क्या, और तिलिस्म को फाइनली खोलने के लिए इन चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये मैं आपको अभी ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने कि 11वें घर में जो ग्रह है, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, 11वें घर में अदालत लगती है शनि की, वहां पे गुरु कारक है
गुरु कारक इस घर में इसलिए लगाता है शनि कि लॉजिक होना चाहिए, मतलब न्याय सही हो जाए और बुद्धि का भी इस्तेमाल हो। तो इसी प्रकार और वहाँ पे राहु केतु का भी इस्तेमाल होता है। किस प्रकार होता है बता दिया, वकील सफाई के रूप में और सरकारी वकील के रूप में होता है। और केतु जो है, केतु के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा पिछले दरवाजे की तरफ से आता है, अर्थात पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब की फाइल बना के लाता है जो लिखित में होता है, और वो वहाँ पेश करता है अदालत में। वहाँ बहस शुरू होती है। ये तिलिस्म की चाबी जो है उसकी थ्योरी अप्लाई होने के बाद, इसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि विधाता ने जो लेख लिखा है वो खुद नहीं पढ़ते, शनि के मुख से बुलवाते हैं, और वही विधाता का लेख कहलाता है जो शनि के मुख से विधाता ने बुलवाया है। और इस लेख को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार इंटरप्रेट करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसी प्रकार कहानी किस्सों के रूप में बताऊंगा, क्योंकि लाल किताब की भारी भरकम टर्मिनोलॉजी और ये हमने बहुत पढ़ ली है। हमें अब इसको अलग तरीके से देखना है, एक कहानी के तौर पर देखना है, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी भी जो है एक कहानी है। ये कोई हकीकत नहीं है, एक कहानी है। एक कहानी की तरफ से शुरू होती है और कहानी की तरह से भी इसका एंड होता है। तो जब जिंदगी ही एक कहानी है तो क्यों ना हम इस ज्योतिष के इस तरीके को भी एक कहानी के रूप में शुरू करें। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आपको अगर ये मेरा तरीका पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करके कमेंट करें और बताइए कि मुझे ये तरीका जो मैं अपनाने जा रहा हूँ इसको मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये आपको कहानी के रूप में ज्योतिष सुनना है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपसे यही रुखसत लेता हूँ। नमस्कार।